अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सब खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बेहतरीन वीडियो है ये वीडियो चाइना की है। चाइना में दो ऐसे मियाँ बीवी थे जिन पे लोग आज भी थूकते हैं, पेशाब करते हैं, कचरा डालते हैं। क्यों करते हैं, उनको ऐसा क्या वजह है, पूरी हकीकत पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हम जानने की कोशिश करेंगे। यह मियाँ बीवी कौन है और क्यों लोग इससे इनके साथ इतना बदतरीन सलूक करते हैं। जो निकलता हो पेशाब को कर दे, कोई कूड़ा डाल दे, कोई उनके चेहरे पे काली पोत दे, कचरा डाल दे, थूक दे। तो क्या इन्होंने ऐसा गुनाह किया था, क्या ऐसा किया था, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली पत्थर से बनी हुई ये दोनों मूर्तियां कोई आम मूर्तियां नहीं बल्कि ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना में लगभग 800 साल से मौजूद हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि चाइना के लोगों ने न तो इन मूर्तियों को पूजा करने के लिए बनाया है और न ही चाइना के लोग इन मूर्तियों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि चाइना के लोग तो इन मूर्तियों से हद से ज्यादा नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि इस मूर्ति के पास से गुजरने वाला हर चाइनीज इंसान अपने ऊपर ये जरूरी समझता है कि वो गुजरते वक्त इस मूर्ति पर एक बार जरूर थूके। न सिर्फ थूकते हैं बल्कि बहुत सारे लोग इस मूर्ति के चेहरे पर कालक भी पोतते हैं। यहाँ तक कि कुछ शरारती लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पेशाब करने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर चाइना देश में जगह जगह पर मौजूद ये दोनों मूर्तियाँ किन दो इंसानों की हैं और आखिर इन दोनों इंसानों ने अपने दौर में ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जिसकी वजह से आज तक चाइना में रहने वाला हर इंसान इन दोनों लोगों से नफरत करता है। न सिर्फ नफरत बल्कि इनके बने हुए स्टैचू पर थूकना और पेशाब करना भी अपने लिए फख्र की बात समझता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मशहूर स्टैचू एक ऐसे आदमी और उसकी बीवी का है कि जो आज से लगभग 900 साल पहले चाइना देश में पैदा हुआ था। एक ऐसा आदमी कि जिसको चाइना के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। एक ऐसा गद्दार कि जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। और इस गद्दार को आज तक इतिहास में किन हुई के नाम से जाना जाता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से कि जब चाइना के इलाके में सोंग नाम की एक सल्तनत राज किया करती थी। सोंग नाम की इस सल्तनत के बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुआ करते थे। उसी दौर में ही एक गरीब घर में किन हुई नाम के इस बच्चे की भी पैदाइश हुई थी। किन हुई बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार और तेज तर्रार था और उसकी होशियारी की वजह से ही बचपन से ही लोग उसको दूर दूर तक जानने लगे थे। अपनी चालाकियों की बदौलत बहुत कम उम्र में ही किन हुई उस दौर की चाइना की सल्तनत यानी सोंग सल्तनत के शाही महल में नौकरी पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस दौर में सोंग सल्तनत के ऊपर एक खतरा भी मंडरा रहा था और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की वो ताकतवर सल्तनत थी कि जिसको आज के दौर में हम लोग जिन सल्तनत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिन सल्तनत कबायली लोगों की एक ऐसी सल्तनत थी कि ये लोग जिस इलाके पर भी हमला कर दिया करते थे उस इलाके को बर्बाद कर दिया करते थे। फतह किए हुए शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया करते थे। बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया करते थे और सारे आदमियों को कत्ल कर दिया करते थे। अब धीरे धीरे ये लोग चाइना के इलाके में इतना ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि इन लोगों ने चाइना की सबसे बड़ी सल्तनत यानी सोंग सल्तनत पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोंग सल्तनत के बादशाह बहुत ज्यादा शरीफ और अमन पसंद हुआ करते थे। इसीलिए जब सोंग सल्तनत के बादशाह ने अपने ऊपर जिन सल्तनत का खतरा देखा तो अपनी सल्तनत के लोगों को जंग से बचाने के लिए जिन सल्तनत की तरफ अपना एक काफिला रवाना किया, जिस काफिले का मकसद सुलह करना था। यानी सोंग सल्तनत का बादशाह जिन सल्तनत के बादशाह से समझौता करना चाहता था। और दोस्तों, सोंग सल्तनत के बादशाह ने इस काफिले का सरदार जिस इंसान को बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि किन हुई था। क्योंकि दोस्तों, बादशाह की नजर में उसके महल में किन हुई से ज्यादा समझदार और होशियार इंसान कोई नहीं था। इसीलिए बादशाह को लगता था कि जिस तरह से किन हुई हर चीज को हैंडल कर सकता है उस तरह से शायद दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, किन हुई जहाँ एक तरफ बहुत ज्यादा होशियार और समझदार था तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा चालाक, मक्कार और लालची इंसान भी था। यही वजह है कि जब वो समझौता करने वाले काफिले का सरदार बनकर जिन सल्तनत की राजधानी पहुंचा तो उसने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया और जिन सल्तनत के बादशाह की तरफ से दिए गए लालच के बदले में किन हुई ने अपनी ही सल्तनत की सारी खुफिया मालूमात जिन सल्तनत के बादशाह तक पहुंचानी शुरू कर दी। और अब धीरे धीरे किन हुई जिन सल्तनत का वो जासूस बन चुका था कि जो जाहिरी तौर पर रहता तो सोंग सल्तनत में था लेकिन सारी सोंग सल्तनत की खुफिया मालूमात जिन सल्तनत तक पहुंचा दिया करता था। देखने वालों को तो जाहिरी तौर पर ये महसूस हुआ करता था कि किन हुई हमारी सोंग सल्तनत का एक वफादार सिपाही है जो जिन सल्तनत और सोंग सल्तनत
सल्तनत के बीच समझौते की कोशिश कर रहा है और हम लोगों को जंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों किन्हुई एक सफीर की शक्ल में अंदरूनी तौर पर जासूसी का काम अंजाम दे रहा था और धीरे धीरे सोंग सल्तनत की लगभग सारी ही खुफिया इंफॉर्मेशन किन्हुई ने जिन सल्तनत तक पहुंचा दी थी, जिस खुफिया मालूमात की मदद से आखिरकार एक दिन जिन सल्तनत की ताकतवर फौज ने सोंग सल्तनत की राजधानी पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक और तेज था कि चाहकर भी सोंग सल्तनत इस हमले का मुकाबला न कर सकी और जिन सल्तनत की जालिम और ताकतवर फौज ने शहर को फतह करने के बाद वो तबाही मचाई कि जिसको अल्फाजों में बयान करना एक मुश्किल काम है। उन लोगों ने हजारों आदमियों को कत्ल करने के बाद सभी बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया था और पूरे शाही खानदान को भी गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपनी राजधानी वापस ले गए थे। गुलाम बनाए गए इन लोगों में किन्हुई और उसकी एक बीवी भी मौजूद थी, यानी इन दोनों को भी जिन सल्तनत की फौज गुलाम बनाकर अपने साथ वापस अपनी सल्तनत की राजधानी ले गई थी। लेकिन दोस्तों किस्मत से जिस वक्त जिन सल्तनत की फौज ने यह खतरनाक हमला किया था उस वक्त सोंग सल्तनत का एक शहजादा किसी जरूरी काम की वजह से अपने शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से वो जिन सल्तनत के हाथों कत्ल होने या फिर कैदी बनाए जाने से बच गया था। लेकिन दोस्तों जब वो शहजादा अपनी सल्तनत की राजधानी वापस आया तो गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसकी सल्तनत पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लिहाजा उस शहजादे ने अपनी उजड़ी हुई और बची हुई सोंग सल्तनत को एक बार फिर से ताकतवर बनाकर जिन सल्तनत से बदला लेने का इरादा किया। दोस्तों चाइना के ज्यादातर लोग तो पहले से ही जिन सल्तनत के जुल्म की वजह से उससे नफरत किया करते थे। इसी वजह से उन लोगों ने सोंग सल्तनत के इस नए नवेले बादशाह को सपोर्ट किया और उससे ये वादा किया कि हम मरते वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में हम उस सल्तनत को दोबारा हासिल करके रहेंगे कि जो सल्तनत हमसे छीन ली गई है, जिसकी वजह से फौरन सोंग सल्तनत में नई फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। दोस्तों इसी दौर में ही चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा भी सामने आया था, जिसको आज के दौर में हम लोग यू फी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वही योद्धा था कि जिसकी मदद से सोंग सल्तनत ने एक बार फिर से जिन सल्तनत से वो सारे इलाके छीन लिए थे कि जिन इलाकों पर जिन सल्तनत ने धोखे से कब्जा किया था। यानी इस योद्धा ने सोंग सल्तनत में एक बार फिर से जान फूंक दी थी और अब ऐसा महसूस होने लगा था कि एक बार फिर से यूफी की मदद से सोंग सल्तनत पूरे चाइना पर काबिज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस दौर में यूफी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा था उसी दौर में ही अचानक से एक दिन किन्हुई अपने बीवी बच्चों के साथ वापस अपनी सल्तनत में आ गया और उसने सोंग सल्तनत के नए बादशाह को बताया कि वो चुपके से जिन सल्तनत की जेल को तोड़ कर आया है, यानी वो कैद से भाग कर आया है। हालांकि दोस्तों सोंग सल्तनत के ज्यादातर चालाक और होशियार वजीरों ने उसकी इस बात का भरोसा नहीं किया था और उनको यकीन था कि किन्हुई एक बार फिर से उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन सोंग सल्तनत के नए बादशाह ने न सिर्फ किन्हुई पर भरोसा किया बल्कि उसको अपना वजीर आजम भी बना लिया, यानी उसको अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया और अब इस तरह से किन्हुई सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। दोस्तों किन्हुई ने सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनते ही वो सारे काम शुरू कर दिए कि जिनकी वजह से वो जिन सल्तनत से वापस सोंग सल्तनत में आया था और उसने सबसे पहले सोंग सल्तनत के बादशाह को यूफी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यूफी की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई शोहरत बादशाह के लिए खतरनाक है, क्योंकि सल्तनत के लोग बादशाह सलामत से ज्यादा यूफी के दीवाने हैं और यूफी के लिए कटने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। हो सकता है किसी न किसी दिन यूफी इसी चीज का फायदा उठाकर बादशाह के खिलाफ ही बगावत कर दे और अपनी नई सल्तनत का ऐलान कर दे। इसीलिए बादशाह सलामत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यूफी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिन उनके लिए खतरनाक साबित होंगे। किन्हुई की ये झूठी और बकवास बातें बादशाह सलामत के दिमाग में उतर गईं और बादशाह सलामत को भी अब ये महसूस होने लगा कि शायद किन्हुई सही कह रहा है और यूफी मेरे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए बादशाह सलामत ने फौरन ये ऑर्डर जारी किया कि हमारी सल्तनत की फौज को फौरन वापस बुला लिया जाए। फौज के वापस आते ही बादशाह सलामत ने यूफी को फौरन कैद करवा दिया और अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर जारी किया कि जेल के अंदर यूफी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाए ताकि जल्द से जल्द यूफी उन सारे गुनाहों को कबूल कर ले कि जो गुनाह उसने किए ही नहीं है। दोस्तों लाख कोशिशों के बावजूद जब चाइना के लोगों के सामने यूफी ने वो गुनाह कबूल नहीं किए कि जो गुनाह उसने नहीं किए थे, तो फिर किन्हुई ने उसको खत्म करने का दूसरा प्लान बनाया और अपनी बीवी के जरिए से यूफी को जहर पिलवा दिया, जिसकी वजह से अब यूफी की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों यूफी जैसे बहादुर योद्धा की मौत हो जाने के बाद सोंग सल्तनत के लोग अपने बादशाह से नाराज हो गए और उन सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए। उन लोगों ने अपने बादशाह की मदद करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे एक बार फिर से सोंग सल्तनत के हालात खराब होना शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिन सल्तनत की खतरनाक जालिम फौज जो पहले से ही मौके की तलाश में बैठी थी और सिर्फ किन्हुई के इशारे का इंतजार कर रही थी, उसने ऐसे हालात देखकर एक बार फिर से सोंग सल्तनत पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सोंग सल्तनत के एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो गए और इन्हीं बुरे दिनों का फायदा उठाकर किन्हुई ने अपनी पड़ोसी सल्तनत यानी जिन सल्तनत के साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के
तहत सोंग सल्तनत के वो सारे इलाके एक बार फिर से जिन सल्तनत के हवाले कर दिए गए कि जिन इलाकों को यूफी ने फतह किया था। इसके अलावा इस समझौते में ये भी लिखा गया था कि हर साल सोंग सल्तनत को जिन सल्तनत को एक भारी टैक्स भी अदा करना हुआ करेगा। इसके अलावा सबसे खास चीज जो इस समझौते में लिखी गई थी वो ये थी कि अब किन्हुई हमेशा सोंग सल्तनत का प्रधानमंत्री बना रहेगा, यानी सोंग सल्तनत का कोई भी इंसान किन्हुई को प्रधानमंत्री के पद से उस वक्त तक नहीं हटा सकेगा जब तक जिन सल्तनत के बादशाह की मंजूरी न मिल जाए। यानी दोस्तों अब इस तरह से किन्हुई सोंग सल्तनत के बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था और मरते दम तक उसने बची हुई इस कमजोर सोंग सल्तनत पर हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दुनिया बदलती गई और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब हमारी दुनिया में ना तो किन्हुई जिंदा था और ना ही जिन सल्तनत बाकी रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में यूफी की मोहब्बत बाकी थी। यही वजह थी कि आगे चलकर चाइना के लोगों ने अपने हीरो यानी यूफी के जगह जगह पर मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे और जहाँ जहाँ पर भी यूफी का मंदिर बनाया जाता था उस मंदिर के ठीक बाहर किन्हुई और उसकी बीवी की 2 मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं और इन मूर्तियों पर न सिर्फ लोग थूका करते थे बल्कि कचरा भी डाला करते थे और वक्त वक्त पर लोग इन मूर्तियों के साथ अजीबोगरीब हरकत करके अपने उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा उनको किन्हुई की हिस्ट्री पढ़ने के बाद चढ़ जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन और देखा आप लोगों ने किस तरह से धोखेबाजी करके और लाखों लोगों की जानें गंवा दी। इन दोनों मियाँ बीवी ने गद्दारी की अपने मुल्क से, अपनी कौम से, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो ये थी वो हकीकत, वो कहानी कि लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। जब भी इनके बारे में पढ़ते हैं वो उन पर थूकना पसंद करते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, पेशाब कर देते हैं, अपना गुस्सा निकालने के लिए ये करते हैं। दोस्तों ये तो एक पुरानी बात थी, हमने देखा और इससे इबरत भी लें कि ज़िंदगी में ऐसे काम करके जाएं क्योंकि मरना तो हम सभी को, ताकि लोग आपकी अच्छाइयों से आपको याद करें और आपको मरने के बाद आपको दुआ दें, ना कि इस तरह से कोई हरकत करके जाएं ताकि ज़िंदगी भर आदमी लोग बताइए 8-9 साल 100 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं, इस पर लोग आज भी अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसा काम करके ना जाएँ कि ज़िंदगी भर लोग बुरा करें, अच्छा काम करके जाएँ ताकि लोग अच्छा कहें। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो इस तरह की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।